हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, मिशन लेक्चरर की यहाँ पर हिंदी की क्लास के अंतर्गत आज हमारा ये जो क्लास है दोस्तों, ये है क्लास 39। ठीक है, तो लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लगातार हमारे 38 जो क्लासेज हैं हिंदी की, उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था, उसके अंतर्गत उन्होंने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना था? तो दोस्तों ऑप्शन है मतीराम, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी या बिहारी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो काव्य कृति है वो घनानंद की नहीं है। ऑप्शन है विरह लीला, श्रृंगार शिक्षा, सुजान सागर या रस केलीवल्ली। ठीक है, रस केलीवल्ली। तो यहाँ पर जो कृति घनानंद की नहीं है वो पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम देखें दोस्तों, बाकी तो सारे घनानंद की कृतियाँ हैं, लेकिन श्रृंगार शिक्षा दोस्तों ये घनानंद की कृति नहीं है। विरह लीला भी है, सुजान सागर भी है और रस केलीवल्ली भी जो है घनानंद की रचना है। रस केलीवल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अणिमा। अणिमा किसकी रचना है? तो अणिमा दोस्तों एक किसकी रचना है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, बालकृष्ण शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो अणिमा किसकी रचना है दोस्तों? अणिमा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है दोस्तों। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है दोस्तों अणिमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार कौन हैं? तो नीरजा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। तो नीरजा के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों नीरजा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, युग की गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, युग की गंगा ये किसकी रचना है? युग की गंगा ये किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र प्रभात या रामेश्वर शुक्ल। तो युग की गंगा जो रचना है दोस्तों यह है केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आत्महत्या के विरुद्ध ये किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है दोस्तों किसकी है? ऑप्शन है रघु केदारनाथ अग्रवाल और हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय या दुष्यंत कुमार। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है दोस्तों यह है रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विवेकी राय। तो दोस्तों मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र की रचना है दोस्तों मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आधे अधूरे इस नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो आधे अधूरे नामक जो नाटक है दोस्तों इसमें जो प्रमुख स्त्री का रोल किया है तो उनका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन है मालती, जया, सावित्री या अलका। तो आधे अधूरे नाटक में जो स्त्री पात्र है दोस्तों वह है सावित्री। कौन है? सावित्री दोस्तों यहाँ पर स्त्री पात्र का जो है नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो अमृतलाल नागर ने जो है जो उपन्यास जिसमें दहेज की समस्या की ओर संकेत किया है। ऑप्शन है अमृत और विष, बिखरे तिनके,
अग्निगर्भा या नाचो बहुल गोपाल। तो दोस्तों यहाँ पर अमृतलाल नागर ने जिसमें दहेज समस्या को संकेत किया है वह है अग्निगर्भा। तो अग्निगर्भा ऐसी रचना है जिसमें अमृतलाल नागर ने दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा नहीं है। ऑप्शन है चारू चंद्रलेख, सत्याग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। तो दोस्तों इसमें से अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की चारू चंद्रलेख भी है, इसके अलावा बाणभट्ट की आत्मकथा भी है, पुनर्नवा भी है दोस्तों, लेकिन सत्याग्रह दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन है नहुस, परिजात हरण, पद्मावती और विश्वामित्र। तो भारतेंदु के अनुसार जो है हिंदी का पहला मौलिक नाटक है दोस्तों वह है नहुस। नहुस दोस्तों हिंदी का पहला मौलिक नाटक कहा गया है भारतेंदु के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है ये पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा नाटक जो भारतेंदु का नहीं है। ऑप्शन है सत्य हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा या प्रेम योगिनी। तो ये नाटक कौन सा भारतेंदु का नहीं है। तो मयंक मंजरी नामक जो नाटक है दोस्तों ये भारतेंदु का नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सद्य पर निर्वृत्ते कांत संमितत्योपदेश युजे कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है किसका है, ये है दोस्तों मम्मट का। ठीक है, मम्मट का कथन है सद्य पर निर्वर्त्यते कांता संमितत्योपदेश युजे। ये जो है मम्मट का कथन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई होता है तो उस समय इस प्रकार के कथनों को भी एग्ज़ाम में जगह मिल जाती है। और ये जो पेपर है दोस्तों ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है और हिंदी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस के अंतर्गत से ही लिया गया है। और ये उसमें वही सिलेबस है जो जो है आपके प्रवक्ता मुख्य परीक्षा हिंदी के अंतर्गत है सिलेबस। वही सिलेबस इसमें भी दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मम्मट का एक कथन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है। तो उत्पत्तिवाद जो किस आचार्य का सिद्धांत है ये पूछा गया है। ऑप्शन है भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त या शंकुक। तो उत्पत्तिवाद जो सिद्धांत है दोस्तों वह है भट्टलोलट का सिद्धांत है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। तो आचार्य आनंदवर्धन जो है किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन है अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि या औचित्य। तो ये जो है ध्वनि, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आचार्य शंकुक को किस मत का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। ये हैं दोस्तों अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक दोस्तों अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। ऑप्शन है प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु या मार्क्स। तो अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वह है क्रोचे। कौन है, क्रोचे दोस्तों अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है। तो दोस्तों कौन पाश्चात्य आलोचक हैं जिन्होंने मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। ऑप्शन है इलियट, क्रोचे, अरस्तु या आई एच रिचर्ड्स।
तो दोस्तों ये माना गया है क्रोचे के द्वारा। क्रोचे ने दोस्तों मूल्यांकन संबंधी अवधारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? तो नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह अज्ञे। तो नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक दोस्तों रामविलास शर्मा को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों किस अपभ्रंश से हुई? ऑप्शन है पैसाची, सौरसेनी, मागधी या अर्धमागधी। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो हुई है सौरसेनी से। किससे? सौरसेनी से दोस्तों पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की काव्य धारा से संबंधित जो लीला पक्ष की बात कही गई है, तो ये कथन जो साहित्यकार का है दोस्तों वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था दोस्तों कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? तो मेरी भव बाधा हरो जो दोहा है दोस्तों ये किसके है? यह है बिहारी की। ठीक है, तो कवि बिहारी ने कहा था मेरी भव बाधा हरो। ये दोहा जो है बिहारी का है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये पद किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर गिरधर गोपाल की बात कही गई है, भगवान कृष्ण की बात कही गई है, यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। ये पद जो कहा है दोस्तों, ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, बिहारी और जायसी। तो यहाँ पर जो है गिरधर गोपाल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा दोस्तों। मीराबाई की है ये। ठीक है, ये पद जो है मीराबाई का है, जो कृष्ण की जो है प्रेम में गाया करती थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के पद हैं ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो इनमें से विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। अगर हम बात करें कीर्ति पताका तो ये विद्यापति की रचना है दोस्तों। कीर्ति लता ये दोनों के दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं। इसके अलावा पदावली भी दोस्तों ये विद्यापति की रचनाएं हैं, तीनों विद्यापति के हैं। गीत गोविंद ये विद्यापति की रचना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि गीत गोविंद किसकी रचना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन संत कवि नहीं है? तो इनमें से कौन संत कवि नहीं है पूछे गया है। जैसे दादू हैं, सुंदरदास हैं, कबीरदास हैं, श्रीधर पाठक। तो अगर हम संत कवि की बात करें दोस्तों, दादू भी संत कवि रहे हैं, सूरदास भी रहे, सुंदरदास भी रहे हैं, कबीरदास भी रहे हैं और सूरदास भी रहे हैं, लेकिन श्रीधर पाठक दोस्तों एक संत कवि के रूप में नहीं रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछा गया दोस्तों। अगर हम इसमें अष्टछाप के कवियों की बात करें तो नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं, कुम्मन दास हैं। ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों अष्टछाप के कवि हैं। हालांकि यहाँ पर देख के रैदास भी आपको लग रहा होगा कि अष्टछाप के कवि हैं, बट रैदास जो है अष्टछाप के कवियों में नहीं जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, जगनिक और भट्ट केदार। तो बीसल देव रासो के रचनाकार दोस्तों कौन थे? वो थे
नरपति नाल है। तो नरपति नाल की रचना है दोस्तों विशाल देव राशो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो पद्मावत में जो उल्लिखित राजा रतन सेन है दोस्तों कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़ या रणथंभौर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पद्मावत में उल्लिखित जो राजा रतन सेन है, तो वो जो राजा थे वो थे चित्तौड़गढ़ के। यहाँ के चित्तौड़गढ़ के राजा हैं पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रचना है तुलसीदास की कौन सी है? ऑप्शन है छप्पई रामायण, वरवे रामायण, कड़खा रामायण या रोला रामायण। तो अगर हम रामचंद्र शुक्ल की रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना जो कहे हुए है वरवे रामायण। तुलसीदास की जो रचना है वरवे है दोस्तों। तो वरवे रामायण तुलसीदास की रचना होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए। कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं आपसे, जो आपके लिए जो है आपको एग्जामिन करने के लिए पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, आपका टेस्ट के तौर पे। 130 हमारा, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? ठीक है, ये इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, कि सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय से दीक्षित थे। आप अगर आपको आता है तब भी ठीक है, अगर नहीं आता तो आप नेट से सर्च करके ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको जो है कहीं न कहीं सर्चिंग वैल्यू बढ़ेगी। तो बताना है सूरदास कृष्ण भक्ति में के किस संप्रदाय से दीक्षित थे। ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी आप ऑप्शन में देंगे आंसर शीट में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई देंगे दोस्तों। इसी से आपका पता चलेगा दोस्तों आपकी क्लास पे कितना इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं। चूँकि ये क्वेश्चन पेपर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और साथ ही सिलेबस जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो पेपर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना कंपलसरी है। श्योर है कि यहाँ से आपको प्रवक्ता के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए इसी प्रकार के कंटेंट हम लगातार लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने इसका आंसर ज़रूर देना है, और इससे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका भी आंसर आपने ज़रूर देना है। उम्मीद है आप इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे, और जिस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम भी जो है बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मिलते हैं एक अन्य बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, और इससे पहले के 38 क्लासेस को आप ज़रूर वॉच करते रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।